इसकी वजह से चेतावनी जारी की गई। बड़ी खबर आ रही है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए कोर्ट में गवाह ने खुलासा किया है। धमाके के बाद एटीएस ने उठाया था, ये कहा है गवाह ने, योगी का नाम लेने का दबाव बनाया था। ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। गवाह ने कहा है कि धमाके के बाद योगी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। गवाह ने कोर्ट में दावा किया कि बम धमाके के बाद उसे एटीएस ने उठाया था और जबरन आरएसएस के लोगों के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए कहा था। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? 2008 मालेगांव बम धमाके मामले में ये मोड़ आया और कोर्ट के मुकदमे की सुनवाई के दौरान आज एक गवाह मुकर गया और ये बयान से मुकरने वाला गवाह 15वां नंबर का एक गवाह है। और मैं आपको बताऊं, इस पूरे मामले में अब तक 220 लोगों की गवाही हो चुकी है। खास बात यह है कि गवाह ने मुंबई की विशेष न्याय अदालत को बताया कि मामले की तत्कालीन जांच एजेंसी एटीएस ने उसे प्रताड़ित किया था। उसने कोर्ट को बताया कि विस्फोट के बाद उसे 7 दिनों तक एटीएस कार्यालय में रखा गया था। उसके बाद एटीएस ने उसके परिवार सदस्यों को प्रताड़ित करने, उन्हें फंसाने की जो धमकी दी थी। साथ ही गवाह ने यह भी बताया कि एटीएस ने उसे योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, देवधर और काका जी जैसे आरएसएस के 5 लोगों का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था। तो जैसे ये मामला कोर्ट का सामने है, उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो है मानिए भूचाल चला गया, क्योंकि शीतकालीन अधिवेशन सत्र चल रहा है यहाँ पर और लगातार रिएक्शन आना शुरू हो गए। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और एनसीपी का चेहरा जो है वो सामने आ गया। किस तरह से आरएसएस के नेताओं को, बीजेपी के बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश पूरे मामले में की गई थी। तो वहीं जो दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस के नेता या जो मुस्लिम लीडर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 साल बाद गवाह का पलट जाना ये साफ दर्शाता है कि एक सोची समझी साजिश और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर ये साजिश की जा रही है। यानी कहीं न कहीं इस पूरे मामले के बाद यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन गवाह ने ये खुलासा, ये बयान कोर्ट के भीतर दिया है ना अमित? ये निश्चित तौर पे उसने ऑन रिकॉर्ड जो है ये बयान वहां पे दिया है और साफ तौर पे कहा है कि एटीएस ने प्रताड़ित किया था। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो 4 से 5 पन्नों का जो गवाहनामा जो है पेश किया गया था इस गवाह का, उस पर भी इसने कहा कि इससे गवाही ली ही नहीं गई थी। इसको प्रताड़ित किया गया था लेकिन इससे गवाही दी नहीं थी, लेकिन फिर भी झूठे तरीके से 4 से 5 पन्नों का जो है गवाहनामा एक तैयार किया गया और उसको जो है यहाँ पे सबमिट किया गया कोर्ट के भीतर। यानी इसने साफ तौर पर कहा कि एटीएस ने जबरन जो है सारी चीजें जो है दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। अमिताभ, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में दर्शकों को बता दें। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए कोर्ट में गवाह ने खुलासा किया है कि धमाके के बाद एटीएस ने उसे उठाया था और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। गवाह ने कोर्ट में दावा किया है कि बम धमाके के बाद एटीएस ने जब उसे उठाया तब जबरन आरएसएस के साथ साथ आरएसएस के 4 लोगों के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। दावा है कि एटीएस ने गवाह को 7 दिनों तक अपने साथ रखा था और धमकी दी थी कि अगर इनका नाम नहीं लेगा तो फंसा दिया जाएगा। ये बड़ा खुलासा कोर्ट में गवाह की तरफ से किया गया है। अमित, बीजेपी इससे पहले इस बात का जिक्र करती रही है बार बार कि कुल मिलाकर बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए, आरएसएस के लोगों को फंसाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी रची गई थी तत्कालीन सरकार की तरफ से। एटीएस की उसमें मिलीभगत थी और अब उन बातों को और बल मिल रहा है इस गवाह के खुलासे के बाद। लेकिन इसी दौर पर आपको याद होगा कि इससे पहले अगस्त महीने में भी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ बयान देने वाला गवाह भी मुकर गया था। इसके बाद विशेष एनआईए अदालत ने उसे द्रोही करार दिया था और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के अलावा इस मामले के जो अन्य आरोपी हैं, भोपाल से भाजपा के लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर सेवानिवृत्त जो रमेश उपाध्याय, अजय रहीका, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, ये सभी इस समय जमानत पे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ है कि कोई गवाह जो है कोर्ट में पलटा है और साफ तौर पे जो एटीएस ने जिस तरह की उनके साथ प्रताड़ना की थी, जैसा आरोप लग रहा है कोर्ट में, तो उसके एटीएस के खिलाफ जो है बयानबाजी ये दूसरी बार दूसरे गवाह ने कोर्ट में इस पूरे मामले में सामने रखी है। आप बता रहे हैं अमित कि वहां पर विधानसभा सत्र भी चल रहा है महाराष्ट्र में, तो फिर क्या अब ये मसला और गरमाने वाला है वहां की सियासत में, या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि यूपी में चुनाव होने वाला है इस वजह से सब कुछ हो रहा है, तो कुल मिलाकर मुद्दा तो ये गरमाने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू असीम आजमी, उनसे भी जो है बात की गई, हमारे सहयोगियों ने बात की उनसे और साफ तौर पे कहना है
कि शायद जो है गवाह पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, ये उनका कहना है। वहीं अगर बीजेपी नेता से हमने बात की, बीजेपी का ये कहना है कि एटीएस के अधिकारियों जिस तरह से दबाव बनाया और आरएसएस के नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी का घिनौना चेहरा जो है सामने आ गया। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर है कि बीजेपी नेता राम कदम का बयान भी सामने आ गया है इस पूरे मामले में। मालेगांव ब्लास्ट के गवाह ने कहा है कि एटीएस के अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि आरएसएस के कुछ नेता और योगी आदित्यनाथ का नाम ले कांग्रेस और एनसीपी का सही चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस माफी मांगी। एटीएस अफसरों के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, उनका छल किया गया, छल करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई और उन्हें दबाव बनाते हुए कहा गया कि वे आरएसएस के कुछ नेताओं का और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लें कि वे इस ब्लास्ट के पीछे हैं। अब पूरी तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल का हिंदू विरोधी चेहरा और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, उनका षड्यंत्र अब देश के सामने आया है। बनारस से लेकर हरिद्वार से लेकर गंगा मैया के साथ धोखा दिया। भाई बोले दीजिए इनको। पहले मैं ये चाहूंगा, एटा से कासगंज का रोड भारतीय जनता पार्टी के शासन बना, अभी बना है। क्योंकि अमापुर एटा पुल था, इतने बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन आप एक पुल की बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, मुसलमान कौन है। अब हम लोग सुरक्षित हैं तो माननीय योगी की वजह, माननीय मोदी जी की वजह से ये कहते हैं वैक्सीन नहीं लग पाएंगे। कासगंज की सूरत अब बदली हुई है, बिल्कुल बदल जाएगी कासगंज की सूरत। क्यों नहीं बदलेगी? भारतवासी मस्त हो गए, कैसी नींद सताई। नमस्कार, वोटर गंगा किनारे वाले की टीम गंगा के किनारे पर है कासगंज में। ये कासगंज सदर विधानसभा है। सोरो तीर्थ स्थल भी इसी विधानसभा में आता है। 3,54,000 मतदाता यहाँ इस विधानसभा में नेताओं की किस्मत का फैसला करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोधी बाहुल्य सीट है और 65,000 से ज्यादा लोधी बाहुल्य मतदाता यहाँ पर। कल्याण सिंह यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, क्योंकि अतरौली जो उनका गढ़ है वहां पे भी उन्होंने सीट अपने पास रखी और यहां की सीट को उस वक्त छोड़ दिया। वो हमारे बीच नहीं है और तमाम लोग जो यहां के हैं वो उन्हें याद भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है सियासत में कि इस बार 2022 के दंगल में यहां पर कासगंज की 3 विधानसभा सीटें, जिस पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि पूर्व में देखिए 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बीएसपी का कब्जा रहा 2012 में। ऐसे में 2022 में यहां की जनता किसको चुनेगी? गंगा के किनारे पर हैं और आइए तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। तुलसीदास की जन्मभूमि है और 51 आदि तीर्थों में से ये एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैदिक काल से ही जब कासगंज की बात होती है तो मानव सभ्यता में इसके धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जो योगदान है उसको याद किया जाता है, उसके बारे में चर्चा होती है। आज हम इसी गंगा के किनारे पर हैं और ये तमाम नेता जो गंगा की सौगंध खाकर कहेंगे कि आखिर इन्होंने क्या किया। सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी की सूबे में सरकार क्या किया आपने कासगंज के लिए? कासगंज के लिए जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण अभी 1 महीने के अंदर परम आदरणीय योगी जी ने जो 25 वर्षों से मांग थी सोरों सूखा क्षेत्र की धार्मिक स्थल घोषित करने की, वो उसको घोषणा की है और सोरों सूखा क्षेत्र को धार्मिक नगरी के रूप में इसको आगे बढ़ाया है। तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया। बुनियादी तौर पर क्या कर पाए हैं आप? अभी तक क्या व्यवस्थाएं हो पाई हैं तीर्थ क्षेत्र में?
सबसे अच्छी बात तो ये है, हम गंगा किनारे खड़े हैं तो झूठ तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं। सौगंध खा लीजिए, आप सौगंध खा लीजिए। गंगा की सौगंध खा के जो योगी जी ने हमें दिया है ना अयोध्या मंदिर, उसके लिए हमारी आंखें तरस गई थी। हमारे बुजुर्ग मर के जा चुके थे। मंदिर मुद्दे को लेकर के बात करेंगे आप? नहीं, मंदिर मुद्दे की बात ही नहीं है, विकास की बात कर रहे हैं। विकास की बात हो रही है क्या? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल के अंदर जितना भी विकास हुआ सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आदरणीय अखिलेश जी ने किया, चाहे वो पुल थे, चाहे वो कलेक्ट्री थी, चाहे वो अस्पताल था, चाहे फोर लाइन थी, चाहे बाईपास था, सारे के सारे काम श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए, अखिलेश जी ने किए। आप झूठा क्रेडिट ले रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, उनको साकार रूप में लाने के लिए काम करने पड़ते हैं। वो सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि उन्होंने सपने देखे थे। उनको सपने बेच रहे थे, आप सपने बेच रहे थे। ये मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कासगंज में 5 ऐसे कौन से विकास के कार्य हुए हैं वो गिना दें। अगर 5 साल में 5 काम भी गिना दें। गिराइए भाई, गिराइए, भाजपा वालों गिराइए काम। भारतीय जनता पार्टी ने कासगंज के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वो काम किया है जो अब तक नहीं हुए थे। सबका साथ सबका विकास, सभी के साथ देने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किसी जात, आप बीच में मत बोलिए, मैं बोला, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात करिए, 5 कासगंज के में आप अपनी बात करिए, मेरे सामने बात नहीं करेंगे आप। नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, ये सत्ता में है, सत्ता वालों से सवाल पूछने का मेरा हक है। बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं कि आप उनको देख नहीं सकते। काम की बात हो रही है, काम किए, भाजपा ने काम किए कह रहे हैं। सर, किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है, सिवाय सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने, समाज को तोड़ने। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो मेन मुद्दा है, उससे कोसों दूर भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ समाज को तोड़ना। ये बताइए, ये चौड़े चौड़े रोड दिखाई दे रहे हैं आज, जो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी फिर भी बनाएगी। और यहाँ से लेकर पटियाली का जो रोड बनाया वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भाजपा ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठ के अलावा और आम जनता को केवल बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। इस कासगंज में अगर आप 100 सैया जिला अस्पताल देखेंगे तो समाजवादी सरकार में बना। जनता ने नकार क्यों दिया? जनता ने? जनता ने नकारा नहीं था। जनता ने एक बार भारतीय जनता पार्टी को देखने का मौका दिया कि आप कितना मौका देते हैं जनता के हित में काम करने। बताइए, कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस कासगंज में किसने सूरत बदली है? कासगंज में पहले तो उत्तर प्रदेश में 32 सालों से कांग्रेस सरकार आई नहीं है अभी तक। और जहां तक भाजपा की बात हम करते हैं, यहाँ पे हम लोग गंगा जी पे खड़े हुए हैं। यहाँ सोरों की बात अगर हम करें, आप सोरों में जाकर देखिए क्या बुरा हाल है। इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, आप खुद जाकर देख सकते हैं। कोई भी रोड नहीं बनाया यहाँ पर। यहाँ नगर पालिका का इतना बुरा हाल है जिसका जवाब नहीं है। मैं मैडम सोरो में ही रहती हूँ और मुझे पता है कि तीर्थ नगरी सोरो घोषित हुआ है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है और सोरो का जो विकास हो रहा है, और अभी भी हमारे आपको नहीं दिख रहा विकास? आपको विकास नहीं दिख रहा है? अगर तीर्थ नगरी सोरो विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा है। नहीं, तीर्थ नगरी सोरो घोषित नहीं होता तो काम नहीं किया जाता क्या यहाँ पर? क्या कह रहे? जब आप इस सोरो विकास की बात करते हैं तो इनसे ये पूछे कि तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद कितनी धनराशि आवंटित करी गई, कितना क्या किया? देखिए, ऐसा है इनके पास सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। गंगा मैया की इन्होंने सफाई की, आप आए, कितनी बड़ी सफाई हुई है इस गंगा मैया की। सिवाय गंदगी के सिवाय गंगा की सफाई नहीं। सौगंध खाइए भाई, गंगा की आप सफाई नहीं कर पाए। देखिए, आप इनका कहने का मतलब कोई भी हो, पर आप देखेंगे आज बनारस से लेकर हरिद्वार से लेकर गंगा मैया के साथ धोखा दिया, प्रभु के नाम धोखा। ये मंदिर की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया। बीएसपी बताइए क्या किया, बताइए, बोलिए, आप बात रखिए। देखिए, हमारी पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जब कासगंज नगर में आए तो उन्होंने एटा से अच्छा कासगंज शहर, कांशीराम ने सूरत बदल दी। कासगंज की सूरत कांशीराम ने बदली। जब इस 40-50 वर्ष की मांग को 2007 में जनपद घोषित किया और जनपद घोषित होने से ही यहाँ का सर्वांगीण विकास हुआ। यहाँ पर बता रहे 2008 में मायावती ने, ये कह रहे हैं मायावती ने विकास हुआ है कासगंज में, इन्होंने नहीं माना विकास हुआ है। एटा से कासगंज का रोड भारतीय जनता पार्टी के शासन बना, अभी बना है। देखिए सर, विकास की राजनीति करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। कासगंज जिला माननीय बहन जी ने 2008 में बनाया। ये कह रहे हैं हमने कोशिश की, इनकी कोशिश थी।
बताइए, बोलिए। 2017 के बाद यहाँ पर विकास हुआ है कासगंज में। एटा से कासगंज का जो हाईवे बना है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आप बताइए। पिछली सरकारों का पास हुआ था ये एक और कासगंज इस रोड की बात ये कर रहे हैं। पिछली सरकार का वो काम शुरू हो चुका तो उन काम कार्यों को पूरा करने का काम भाजपा ने किया। और जिन रोडों की बात कर रहे हैं पूरे कासगंज जिले के अंदर पिछली सरकारों का काम था, वो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे कासगंज की बात हो और चाहे इस देश की बात हो, मोदी जी ने, योगी जी ने सिर्फ फीते काटने का काम किया है। फीते काटने का नहीं, कार्य धरातल पर किया है। कार्य धरातल पर दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। कोई काम नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और प्रशासनिक मशीनरी पर सत्ता पक्ष का इस कदर दबाव है, प्रेशर है कि कोई भी जिलाधिकारी, कोई भी कप्तान पुलिस जिले का अधिकारी मनमानी करे। आप विकास की बात करते हैं, आप यहाँ से कासगंज हम आपको रोड पे चले जाइए, डबल साइड का रोड पास हुआ था, सिंगल रोड बना है। कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने बच्चे मरे हैं उस रोड। बताइए, दिखता नहीं है आपको? सब दिख रहा है, ये सब केवल कोरा झूठ, कार्य पे पर्दा बिछा देना इन लोगों का काम है, विपक्ष का काम है। ये सब लोग देख रहे हैं, ये मुद्दा बहुत दिनों से उठ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो हजारों लाखों लोग भूखे मर गए होते इस कोरोना काल में। मोदी जी ने, आज से 32 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने एक पुल बनवाया था जो कि अमापुर एटा पुल था। इतने बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन आप एक पुल की बात करती है, कासगंज के अंदर नगरिया से लेकर सहाबर तक 2 पट्टी रोड था, 50 साल से सही था, वो नया बनकर तैयार हुआ। सहाबर से पटियाला। बताइए, सब इतना हो गया, आपको दिख ही नहीं रहा, आपको दिख ही नहीं रहा। प्रियंका जी को गंगा यात्रा दिखती है, गंगा यात्रा दिखती है। प्रियंका जी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है। अरे आप क्या बता रही हैं? आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है आपको। बताइए, कांग्रेस गंगा के किनारे जितने भी हमारे लोग रह रहे हैं, गंगा जहाँ से शुरू हुई और जहाँ खत्म हुई है, कश्यप समाज के लोग जो जगह पड़ी है गंगा किनारे, वहाँ खेती करने का काम करते हैं। और ये सरकार उनके पट्टे छीनने का काम कर रही थी, इसीलिए प्रियंका गांधी गंगा यात्रा निकालकर उस मुद्दे को भी उठाया। लेकिन गंगा का जितना इस समय विकास हुआ है, मोदी जी ने कहा है काशी विश्वनाथ को देखिए, विश्व के एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बना दिया काशी ने। ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इस देश में विभाजन की राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम के नाम, हिंदू मुस्लिम नफरत बना दो, नफरत काशी विश्वनाथ के मंदिर सांप्रदायिक विभाजन और धर्म को इस्तेमाल करना ही इनका प्रमुख एजेंडा है। अयोध्या के मामले में गुलाम जी ने गोली चलवाई थी, आज उसकी देखिए, रही बात अयोध्या के मंदिर की, प्रभु श्री राम के समर्थक हम भी हैं, हमारे भी आराध्य हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर जयकारे लग रहे थे तो ये लोग भारत माता की जय बोलने में खतरा रहते, वंदे मातरम बोलने में डरते हैं ये लोग। और चलिए आपको वाराणसी से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में हैं। संकट मोचन मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। आज बनारस में रुकने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन उनके दौरे की शुरुआत कैसे हुई है? संकट मोचन मंदिर में सबसे पहले वो दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इसके बाद यहीं पर आते विश्राम करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सर्किट हाउस भी जाएंगे अमित शाह। हरहुआ के गोकुल धाम में बैठक भी करेंगे। करीब 2 घंटे ये बैठक चलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो मिशन यूपी पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। आज सुबह वो हरदोई में थे, जहां एक जनसभा को संबोधित किया, मौजूदा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा और अब वो पहुंच गए हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां पर संकट मोचन मंदिर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की और अब वो आरती ले रहे हैं। इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे। कई कार्यक्रमों में यहां पर उनको शामिल होना है। बैठकों का एक दौर भी चलेगा। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, संकट मोचन मंदिर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, संकट मोचन मंदिर में दर्शन के बाद सीधे गृह मंत्री अमित शाह सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहाँ पर टाइम करीब 1 घंटे का रिजर्व रखा गया है और यहाँ से वो सीधे पहुंचेंगे गोकुल धाम, जहाँ पर बीजेपी की ये बड़ी मैराथन मीटिंग है, जिसमें करीब 338 यानी कि 38 लोग शामिल होंगे, जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ साथ विधायक मंत्री भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी मीटिंग है, करीब 2.5 से 3 घंटे की मीटिंग है, जो सर्किट हाउस के बाद यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से मीटिंग करने के बाद सूचना मिल रही है
वो कि वो विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और शाम को विश्वनाथ धाम की आभा देखेंगे, और न केवल आभा देखेंगे बल्कि वहां पर दर्शन पूजन भी करेंगे। तो ये अब तक का गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। और जो मीटिंग है इस पर बताया जा रहा है कि वो फीडबैक भी ले सकते हैं, न केवल वाराणसी का बल्कि पूर्वांचल की जो दूसरी सीटें हैं उनका, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी अन्य सीटों का प्रति बेहद अहम मीटिंग है जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। और यहाँ से जैसे ही वो संकट मोचन मंदिर से निकलेंगे वो सर्किट हाउस जाएंगे, वहां कुछ देर रुक के सीधे वो गोकुल धाम आएंगे जहां पर ये मीटिंग है, और जहां पर इस मीटिंग के लिए तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। विनोद सोनकर जो सांसद हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर हैं वो पहुंच गए हैं, इसके अलावा जो विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, तो तमाम सारे बड़े नेता पहुंच गए हैं। अब इस इंतजार गृह मंत्री अमित शाह का है, जिसके बाद ये मीटिंग मैराथन मीटिंग शुरू होगी जो लगभग 2.5 से 3 घंटे चलेगी। अभी आज यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे काशी में ही गृह मंत्री? हाँ, गृह मंत्री अमित शाह सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और यहीं से अगले दिन रवाना होंगे। हालांकि अभी कल के लिए अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं कि वो उनकी क्योंकि कई सारे कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन फिलहाल ये तय हो गया है कि वो यहीं रात में रुकेंगे और कल सुबह 10:15 बजे वो वाराणसी से जाएंगे। एक अहम मीटिंग सुबह 8 से करीब 9:30 बजे तक 1.5 घंटे की अहम मीटिंग सर्किट हाउस में भी गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, जिसमें मंत्री शामिल होंगे, जिसमें विधायक शामिल होंगे, और न केवल मंत्री वो वाराणसी वो आसपास के हैं बल्कि जो गोरखपुर से सटा यानी कि जो गोरखप्रांत क्षेत्र है भाजपा का उसके भी मंत्री शामिल होंगे। तो राज्यसभा सांसद, मंत्री, विधायक तमाम सारे बड़े नेता शामिल होंगे। और आज की मीटिंग के लिए भी यहाँ पर बड़े मंत्री पहुंच गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री पहुंच गए हैं, डिप्टी सीएम का भी आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सांसद विनोद सोनकर ही पहुंच गए। तो सरकार और संगठन दोनों के बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल हैं और ये चेहरे देर रात तक, जब तक अमित शाह की यहाँ पे मीटिंग चलेगी, उसके बाद जब वो विश्वनाथ मंदिर जाएंगे तब भी रहेंगे। और इनमें से कुछ चेहरों को रोका जाएगा जो अपने अपने क्षेत्र के फीडबैक लेंगे या जो अपने अपने क्षेत्र की चुनावी नब्ज को जानते हैं, उनको रोका जाएगा और उनके साथ सुबह भी एक मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की होगी, जिसके लिए यहाँ पर सभी नेता पहुंच गए हैं और सर्किट हाउस को पूरे छावनी तब्दील कर दिया गया है। सर्किट हाउस में वो रात में रुकेंगे और यहाँ से कुछ देर बाद वो सबसे पहले सर्किट हाउस में, अभी पहले दौर में वो सर्किट हाउस जाएंगे और यहाँ से सर्किट हाउस से फिर वो कुछ देर में गोकुल धाम आएंगे। यहाँ पर गोकुल धाम में करीब 2 से 2.5 घंटे मीटिंग चलेगी और यहाँ के बाद फिर वो सर्किट विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और फिर सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये तय हुआ है। हालांकि जिस तरीके से भदोही का कार्यक्रम बारिश की वजह से टला, उसके बाद वो बिफोर वाराणसी आ गए, इसीलिए वो सबसे पहले आज मंगलवार का दिन था। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह सीधे वाराणसी में संकट मोचन के दरबार पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। अभी उन्होंने आरती ली है और अभी वो उनके सामने संकट मोचन का पाठ चला जा रहा है। उनको फूल माला जो दी गई है, जो बाबा का प्रसाद होती है काशी में संकट मोचन दरबार में, वो माला उनको दी गई है। और यहाँ से उन्होंने न केवल पूजा की बल्कि संकट मोचन की परिक्रमा भी लगाई है। तो ये परिक्रमा लगाने के बाद अब वो मुख्य गर्भगृह में सामने है, बाबा संकट मोचन के सामने है और यहाँ से अब आप कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे। तो अब आप सीधी तस्वीरों में देखेंगे कि अब वो सीधे जो है निकल रहे हैं सर्किट हाउस के लिए। उनका गृह मंत्री अमित शाह का संकट मोचन में जो दर्शन पूजन का कार्यक्रम था वो पूरा हो गया है। उन्होंने परिक्रमा लगाई, उन्होंने आरती ली, इसके बाद उनको प्रसाद दिया गया, तुलसी का भी प्रसाद दिया गया जो यहाँ का महत्व रखता है संकट मोचन दरबार का। तो तुलसी का प्रसाद भी दिया गया। अब वो मंदिर से सीधे जो है सर्किट हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं और यहाँ से वो जो मंदिर में अन्य देवी देवता हैं, जो वृक्ष है, उसके भी उन्होंने दर्शन किए और यहाँ से वो सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। सर्किट हाउस में ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। कानपुर से लखनऊ सड़क मार्ग के जरिए पहुंचे। खराब मौसम की वजह से बाय रोड गए हैं पीएम मोदी लखनऊ तक और अब वहां से एयरपोर्ट से वो बाई प्लेन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी का काफिला बाय रोड कानपुर से लखनऊ की तरफ जा रहा था। अब ये अपडेट आ रहा है कि वो लखनऊ पहुंच गए हैं, वहां से बाई एयर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि उनको कानपुर से उड़ान भरनी थी दिल्ली के लिए, लेकिन चूंकि मौसम खराब था इस वजह से सड़क मार्ग के जरिए वो कानपुर से पहले लखनऊ गए और अब लखनऊ से जानकारी मिल रही कि वहां पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। यहां से प्रधानमंत्री मोदी बाई एयर दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी कानपुर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दी। साथ ही साथ आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए छात्रों को संबोधित किया। उसके बाद निराला नगर में एक रैली को भी संबोधित किया।
तमाम बातों का जिक्र किया, सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, साथ ही पूर्व की सरकारों पर निशाना भी साधा। उसके बाद उनको चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन चूंकि मौसम खराब था इस वजह से सड़क मार्ग के जरिए वो कानपुर से पहले लखनऊ गए। और ये आप तभी की तस्वीरें देख पा रहे हैं जब उनकी फ्लीट सड़क के जरिए लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। और अभी जानकारी मिल रही है कि वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ से अब से थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो इस समय लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। वीआईपी एंट्री से उनका काफिला अंदर पहुंच चुका है और जो एयरपोर्ट का विशेष विमान जो दिल्ली से उन्हें लेने आया था वो भी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरह कानपुर में विजिबिलिटी कम होने के बाद अचानक से उनका शेड्यूल जो था उसको रिचेंज किया गया। तुरंत आनन फानन में आला अफसरानों ने इस बात की सूचना दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के एयरपोर्ट से नहीं बल्कि अब लखनऊ के एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। जिसके बाद तुरंत दिल्ली सूचना जाती है और एयरपोर्ट के विशेष विमान को तत्काल प्रभाव से लखनऊ के लिए रवाना किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जितनी देर में कानपुर से लखनऊ पहुंचे हैं उतनी ही देर में उनका विशेष विमान जो है वो दिल्ली से लखनऊ पहुंचा। सारी जो फॉर्मेलिटीज थी चेकिंग की उसको रीचेक किया गया। चूंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है इसलिए वो वीआईपी मोड पर होता है, लिहाजा पूरे प्रोटोकॉल के साथ सारी चीजों को दुरुस्त किया गया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। बहुत चुनिंदा लोग वहां पर मौजूद हैं जो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद वो सीधे यहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान भर देंगे। बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। समाजवादी छात्र सभा का हंगामा देखने को मिला है। पीएम मोदी के विरोध के नाम पर पथराव हुआ है। कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। पथराव से राहगीरों में दहशत का माहौल है। नौबस्ता सब्जी मंडी के पास प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पीएम मोदी के दौरे का ये लोग विरोध कर रहे थे। समाजवादी छात्र सभा का हंगामा देखने को मिला है। पीएम मोदी के विरोध के नाम पर इन लोगों ने पथराव किया है। तस्वीरें देखिए आप, कई गाड़ियों में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। ये गाड़ियाँ जो कि सड़क के किनारे खड़ी हुई थी उन गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, उस पर पथराव कर रहे हैं समाजवादी छात्र सभा के ये कार्यकर्ता। पीएम मोदी के विरोध के नाम पर इन लोगों ने पथराव किया है। कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और उसका परिणाम यह है कि राहगीरों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। नौबस्ता सब्जी मंडी के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन के नाम पर पथराव किया गया है समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों की तरफ से। आप देखिए यहां पर वो पुतला दहन भी कर रहे हैं और कई गाड़ियों पर उन्होंने पत्थर मारे हैं जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो पीएम मोदी आज कानपुर के दौरे पर थे। उन्होंने कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दी और इन सब के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं। समाजवादी छात्र सभा के सदस्य जो कि गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं और इनके इस कृत्य का असर ये हुआ है कि जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे थे उनमें दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी ओम बाबू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, क्या जानकारी है इन तस्वीरों के बारे में? मैं आपको बताऊं कि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निराला नगर में रैली चल रही थी। उधर सपा के कुछ अराजक तत्व, मैं उनको अराजक तत्व ही कहूंगा, वो कार्यकर्ता के रूप में थे। वो नौबस्ता गल्ला मंडी के पास इकट्ठा होते हैं और पूरी रोड में नारेबाजी करते हुए पुतले फूंकते हैं। उसके बाद जो वाहन वहां पर जाते हैं उन पर पथराव करते हैं। और पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी हैरतअंगेज बात है कि पुलिस कहीं दिखी नहीं और उनका करीब 1 घंटे तक इसी तरह तांडव चलता रहा। जी ठीक है ओम बाबू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।